नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, समान रचना व समान कार्य करने वाली सेल के समूह को ऊतक कहा जाता है। सामान्य शब्दों में जब एक जैसी संरचना और एक जैसी कार्य करने वाली कई सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप या समूह का निर्माण करती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। ऊतक की खोज सर्वप्रथम बिचेट महोदय ने की थी। अब हम देखते हैं ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? ऊतक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं MENC, यानी मस्कुलर, एपिथेलियल और नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस प्रकार एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या आएगा? एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वेमस एपिथेलियल वे ऊतक होते हैं जो बाहरी सतहों पर पाए जाते हैं और इनके लिए स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें बांट दिया जाता है। और ये मुख्यतः स्क्वेमस, चौकोर, क्यूबॉइड, घनाभकार और कोलमनर, यानी कॉलम जैसा होता है हमारा लंबा, ऐसे इस प्रकार होते हैं। सिलिएटेड यानी कमरेदार, और इसके बाद कंपाउंड, जुड़े हुए पाए होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए कंपाउंड यानी कई सारे जो ऊतक होते हैं कंपाउंड आकृति के होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। हमारा पूरा शरीर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम एलियोलर कौन से होते हैं? जो मस्कुलर और स्किन के नीचे पाए जो मसल और स्किन को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं जहां वसा इकट्ठा होता है। हमारा फाइब्रस हमारे जो है दोस्तों, फाइब्रस के आसपास पाए जाने वाले ऊतकों को फाइब्रस ऊतक कहते हैं। इलास्टिक, ये रंग में पीले होते हैं, नाक कान में पाए जाते हैं। कार्टिलेज टिश्यू ये तीन प्रकार के होते हैं: हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज दोस्तों ब्लू यानी नीले कलर का होता है और जो हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है। फाइब्रस कार्टिलेज जो है हमारा सफ़ेद कलर का होता है, जो सिर के सूचर जॉइंट्स के आसपास पाया जाता है। लिम्बॉइड नोड, ठीक है, लिम्फोइड नोड यानी लिम्फो के आसपास पाए जाने वाले ऊतक। म्यूकॉइड यानी म्यूकस का निर्माण करने वाले ब्लड। ठीक है, ब्लड हमारा सबसे श्रेष्ठ कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ेंगे वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, वॉलेंट्री मसल हमारे दोस्तों हाथ और पैर में पाई जाती हैं, जो लगभग 40% होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल अनैच्छिक होती हैं, जो पेट और हाथ में पाई जाती हैं। कार्डियक आपको पता ही है, हृदय में पाई जाती है। अब हम ऊतक के बारे में डिटेल से चर्चा एक बार रिवीजन करते हैं। ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, जिसकी खोज बिचेट महोदय ने की। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक चार प्रकार के होते हैं, इन्हें याद करने की आपको ट्रिक बता दी गई है, MENC। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, चार प्रकार के ऊतक होते हैं। उपकला ऊतक इसमें कोशिकाएं एक साथ कसकर पैक होती हैं। ये शरीर का सुरक्षात्मक ऊतक है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। हार्ट, स्किन, लीवर, इंटेस्टाइन आदि में पाया जाता है। पानी और पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एपिथेलियल टिश्यू अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू किडनी के निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी, ठीक है, और एक्सक्रेशन में भी मदद करता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्किन, ये शरीर का स्किन यानी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यांत्रिक प्रभाव और दबाव, मैकेनिकल इम्पैक्ट एंड प्रेशर, तापमान में भिन्नता यानी वेरिएशन इन टेम्परेचर, जब तापमान दोस्तों कम या ज़्यादा होता है उस समय भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू कार्य करता है।
त्वचा की 3 परतें, त्वचा की दोस्तों 3 परतें होती हैं। एपिडर्मस, ठीक है, जहाँ से स्किन हमारी ऑयल और पसीना यानी तैलीय ग्रंथि भी तैल और जो है हमारा पसीना को निकालती है। डर्मिस, वेसल्स, ब्लड और हेयर फेसिकल्स पाए जाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स जहाँ पाई जाती हैं और हेयर फेसिकल्स यानी हेयर जो हमारे बाल हैं उनकी जो जड़ें हैं जहाँ तक पाई जाती हैं वहाँ उसे डर्मिस कहा जाता है। आइए देखते हैं हाइपोडर्मिस। क्या हाइपोडर्मिस दोस्तों? फैटी टिश्यू, क्या फैटी टिश्यू। हाइपोडर्मिस स्किन की जो तीसरी परत होती है, हाइपोडर्मिस के आसपास फैटी टिश्यू इकट्ठे होते हैं या जमा होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उपकला ऊतक अपने आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक जो है अपने आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार के माने जाते हैं। स्क्वेमस वे होते हैं जो बेसमेंट झिल्ली पर चपटी कोशिकाओं के समूह में बना होता है, यानी जो हमारी झिल्ली होती है बेसमेंट में उसके, ये देखिए दोस्तों, बेसमेंट में चौकोर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन की बेसमेंट के ऊपर ये हमारे जो है बेसोलेटरल सरफेस और ये एपिकल सरफेस, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। घनाभकार क्यूबोइडियल एपिथेलियल, इसमें झिल्ली के आधार पर ये हमारे घनाभकार हैं, यानी एक घन की जैसी आकृति बनाने वाले। ये हमारे इसमें झिल्ली के आधार पर क्या पाया जाता है? घनाभकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये हमारी बेसमेंट है मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये हमारे क्यूबोइडल, क्या क्यूब के आकार की कई सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। स्तंभाकार यानी कॉलमनर, इसमें झिल्ली के आधार पर यानी झिल्ली की बेसमेंट ऑफ सेल के आयताकार आकार होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आयताकार आकार में है और ये बेसमेंट ऑफ सेल है और ये हमारे आयताकार क्या है? टिश्यू है, ठीक है। कॉलमनर, एपिथेलियल और न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, यानी स्त्रीकृत उपकला ऊतक। ये कई परतों से बना होता है जो 2 प्रकार में विभाजित होता है, केराटिनिज्ड और नॉन केराटिनिज्ड, ठीक है। केराटिनाइज्ड जो होता है ये मुख्य रूप से बाल, त्वचा, नाखून और सूखी सतह पर मौजूद होता है। क्रिटिनाइज, ठीक है और नॉन क्रिटिनाइज जो है ये मुंह, ग्रासनली योनि, गीली सतह पर पाया जाता है। ये स्ट्रैटिफाइड को जब आप ध्यान रखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका ये जो है 2 प्रकार से बटा होता है, सूखी परतें और गीली परतें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा स्ट्रैटिफाइड हो गया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, क्या कनेक्टिव टिश्यू? ये वह ऊतक है जिसमें कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत अंतर स्थान के साथ दूर होती हैं और ये स्थान तंतुओं और मैट्रिक्स द्वारा भरा जाता है। ये ऊतक या अंग को अन्य ऊतक अंग से जोड़ता है। ये क्या कहता है? ये ऊतक या अंग को अन्य ऊतक अंग से जोड़ता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य कार्य जैसा इसका नाम वैसा ये कई सारी जो है उनको जोड़कर रखता है। वह ऊतक जिसमें कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत अधिक अंतर स्थान के साथ दूर होती है, यानी बहुत कम दूरी पर होती है, ठीक है। यह स्थान तंतु और मैट्रिक्स द्वारा भरा जाता है। ये ऊतक या अंग को अन्य ऊतक अंग से जोड़ता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में सर्वप्रथम हमारा एरियोलर, फाइब्रस, एडिपोज टिश्यू, इलास्टिक, कार्टिलेज, लिम्फोइड, म्यूकॉइड, ब्लड टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज,
ठीक है। इनकी एक ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना चाहें तो BBLTAC, ठीक है, बीबी टॉक, ठीक है, बीबी टॉक। इसके साथ ही देखिए आज शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ब्लड क्या रक्त वह तरल पदार्थ है जो ऊतकों तथा ऑक्सीजन और अन्य तत्वों को पहुंचाता है। ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है? आवश्यक पोषक पदार्थों का संवहन करना। यानी रक्त वह तरल पदार्थ है जो ऊतकों तथा ऑक्सीजन और अन्य तत्वों को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मानव हृदय और संवहनी प्रणाली के माध्यम से ऊतकों से दूर ले जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। रक्त का एक उदाहरण लाल तरल पदार्थ है जो किसी व्यक्ति के कट जाने पर निकलता है, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्लड, ठीक है। हड्डी एक कठोर अंग है जो जानवरों के कंकाल के हिस्से का गठन करता है। जानवर हो गया, मनुष्य हो गया। हड्डियां शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। ये हम बोन्स वाले स्केलेटल सिस्टम के में ये डिटेल से पढ़ेंगे। लाल सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में मदद करती है। कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? बोन में। और बोन में कौन कौन सी सेल से निर्माण होती हैं? आरबीसी और वाइट और प्लेटलेट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ये क्या होती हैं? ये बीमारी होती हैं किसमें? बोन में। खनिजों का भंडार करती है। बोन क्या करती है? खनिजों का भंडार करती है। शरीर के लिए संरचना और सहायता प्रदान करती है। गतिशीलता को बनाए रखती है। अब बोन्स कई कार्य करती हैं, जैसा कि आप जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होना और मिनरल्स का स्टोर। जो हमारे मिनरल्स होते हैं मैक्रो और माइक्रो, दोनों मिनरल्स का स्टोर कहाँ होता है? बोन्स में होता है। और शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर बनाने में बोन्स हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ ही मूवमेंट करने में भी क्या करती हैं? मूवमेंट करने में भी बोन हमारी हेल्प करती हैं। लिगामेंट एक वह ऊतक होता है जहाँ हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। यानी हड्डी बोन टू बोन जहाँ जुड़ती हैं उन्हें हम लिगामेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज, ठीक है। एक मजबूत पदार्थ जहाँ हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। दोस्तों हड्डियाँ जहाँ जुड़ी होती हैं वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। स्वरयंत्र श्वसन पथ में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। बाहरी कान, ठीक है, बाहरी कान संरचना में और जोड़ों की कलात्मक सतहों पर कार्टिलेज पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कार्टिलेज 3 प्रकार का होता है: हायालिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज जो है वहाँ हड्डियाँ जुड़ती हैं। हायालिन कार्टिलेज द्वारा हड्डियाँ जो है हड्डियों से जुड़ती हैं। दोस्तों जैसा कि सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी रिब्स जो है स्टेर्नम के साथ हायालिन कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद स्वरयंत्र और श्वसन पथ में ऐसी जगहों पर हमारा इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। कौन सा? ऐसे स्थानों पर हमारा इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। बाहरी कानों और संरचनाओं के जोड़ों की कलात्मक सतहों पर, ठीक है। और फाइब्रस कार्टिलेज जो है हमारा ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। टेंडन ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन वह ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी के साथ जोड़ता है। जहाँ मसल आकर बोन से जुड़ती हैं वो स्थान टेंडन कहलाता है। एरियोलर ये रक्त वाहिकाओं, तंत्रिका बंडलों, मांसपेशियों और अंगों के आसपास पाया जाता है। ये अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरता है। एरियोलर टिश्यू हमने आपको पहले ही जैसे कि आपको बता दिया है कि एरियोलर टिश्यू जो होते हैं वो खाली स्थान को भरते हैं, ठीक है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? बंडलों के आसपास, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ,
और मांसपेशियों और अंगों के आसपास पाए जाते हैं। जब आदमी वसा का अधिक सेवन करता है तो ऐसी स्थिति में एरियोलर टिश्यू जो है जैसे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति हार्ट में पैदा होती है तो उस समय व्यक्ति को हार्ट अटैक आने लगता है। आपकी त्वचा को आपकी अंतर्निहित मांसपेशी अंडरलाइंग मसल से जोड़ता है। अब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में चर्चा करते हैं। यह ऊतक जो कोशिकाओं से बना होता है, ये ऊतक है जो कोशिकाओं से बना होता है, जो संकुचन के दौरान उनकी लंबाई को छोटा कर सकता है। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या कर सकता है, लंबाई को डिक्रीज कर सकता है और सार्कोलेमा नामक झिल्ली से घिरा होता है। किसके? सार्कोलेमा नामक झिल्ली से घिरा होता है। ये हम सार्कोलेमा और एक्टिन, मायोसिन और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में इसका अध्ययन करेंगे। ये शरीर के अंगों को गति के लिए जिम्मेदार है। मस्कुलर टिश्यू जो है शरीर के अंगों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनैच्छिक मांसपेशी यानी स्मूथ मसल, जिन्हें अनस्ट्रैप्ड और इनवॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी धीरे धीरे अनुबंधन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। जो अनैच्छिक मांसपेशी होती हैं दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट होती हैं और इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम मान लीजिए खाना खा लें और खाना खाने के बाद हम कहें जल्दी से पचा दे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा असंभव है, क्योंकि ये कैसी हैं, अनैच्छिक हैं। और अनैच्छिक का मतलब अपने हिसाब से कार्य करती हैं, कभी थकती नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है और नेवर फटीग यानी कभी थकती भी नहीं है। लगातार हमारा जो है हार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम है और श्वसन तंत्र हैं, ये सारे अपने लगातार कार्य करते रहते हैं, अगर ये कभी थकते नहीं हैं। मूत्राशय, गर्भाशय, पुरुष और महिला प्रजनन पथ, श्वसन, आयरस ऑफ आई और आँखें, ऐसी जगहों पर ये स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐच्छिक या स्ट्रैप्ड वॉलंटरी स्केलेटल मसल। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियों को उपनाम आप याद रखें, स्ट्रैप्ड मसल, वॉलंटरी मसल, स्केलेटल मसल। ठीक है, स्वैच्छिक इनका कार्य होता है, ये स्वैच्छिक होती हैं, हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अनुबंध, कॉन्टैक्ट फास्ट, इनवॉलंटरी मसल धीरे धीरे स्लो होती हैं और वहीं वॉलंटरी मसल कॉन्टैक्ट फास्ट, यानी हम कितनी भी तेज दौड़ सकते हैं, कितनी भी तेज चल सकते हैं, जल्दी थक जाती हैं। जब ये मूवमेंट्स जल्दी फास्ट करेंगी तो इनमें थकान भी उत्पन्न होगी और ये थकान लैक्टिक एसिड के बनने से उत्पन्न होती है। लिम्स में पाई जाती हैं। लिम्स का मतलब यहाँ दोस्तों अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों से है। अपर लिम्स में हमारे दोनों भुजाएं शामिल होती हैं, जिन्हें हम हाथ कहते हैं, और लोअर लिम्ब में हमारी दोनों पैर शामिल होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट इनकी मुख्य जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मीन्स इनका मुख्य जो है कार्य होता है कॉन्टैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी और हाइपरट्रोफी और एट्रोफी। ये इनमें जो है मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स या स्थिति घटनाएं होती हैं और इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कॉन्टैक्टिबिलिटी का मतलब होता है ये फास्ट संकुचन और फ्लेक्शन कर सकती हैं। इलास्टिक है, इनमें तनाव हो सकता है। हाइपरट्रोफी एक ऐसी स्थिति जब ये व्यायाम के द्वारा मांसपेशियां कैसी मजबूत हो जाती हैं और उनमें गट्स निकल आते हैं। एट्रोफी जब मांसपेशियों में कमजोरी हो जाना। ठीक है, कार्डियक मसल, यानी अब तीसरी मसल के बारे में चर्चा करते हैं, तीसरी प्रकार की मसल के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमने अनैच्छिक, फिर ऐच्छिक, अब कार्डियक मांसपेशी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये भी अनैच्छिक होती है, ये जल्दी अनुबंधन करती है, कॉन्टैक्ट क्विकली।
ये हार्ट मसल को इसलिए ही डिफरेंट कर दिया जाता है क्योंकि ये दोनों तरह के कार्यों में शामिल होती है। कभी थकती नहीं है, थकती कभी नहीं है, लेकिन कंट्रैक्ट फास्ट हो सकती है, जबकि इन्वॉल्यूंटरी मसल को कैसा होना चाहिए, कंट्रैक्ट स्लोली, लेकिन ये कैसा कार्य करती है, कंट्रैक्ट फास्टली। तो इसलिए इसे दोनों में मिक्स कर दिया जाता है और थकती नहीं है, इस कारण से इन्हें इन्वॉल्यूंटरी मसल में रखा जाता है। और जल्दी संकुचन करती है इसलिए ये वॉलंटरी मसल में आ जाती है। इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इसे मिक्स्ड मसल यानी कार्डियक मसल में रखा जाता है। ठीक है, फाउंड इन बॉल ऑफ हार्ट, और ये हार्ट यानी हृदय के जो हमारा बॉल यानी दीवार होती है उस पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं नर्वस टिश्यू, ये ऊतक जो हमारे शरीर में संदेशों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट है, संदेशों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट है। इसमें मस्तिष्क, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका कोशिकाएं शामिल हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है जो लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। न्यूरॉन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके दोस्तों, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये क्या कहता है, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में जिम्मेदार होता है 3 मिनट से 5 मिनट तक। एटीपी जो हमारा 3 सेकंड तक ऊर्जा देने में मदद करता है। इसके बाद हमारा शरीर जो है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम पर निर्भर हो जाता है जो हमें 3 से 5 मिनट तक ऊर्जा देता है। पीसीआर 8 सेकंड तक। फास्फोलिसीकरण के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है वो 8 सेकंड तक कार्य करती है। डीएनए खुद का माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और न्यूक्लियस में दोस्तों आरएनए और प्रोटीन के बने हुए जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है, वहाँ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए 3 प्रकार के आरएनए होते हैं वो पाए जाते हैं। टी से ट्रांसफर आरएनए, एम से मैसेजेस आरएनए और आर से रीड आरएनए। इनके कार्यों के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जीन गुणसूत्र क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, ठीक है, ये हमने देख लिया। डीएनए को कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है और इसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब हम ऊर्जा के बारे में हल्की सी चर्चा कर लें। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम जो है हमारा 3 से 5 मिनट तक ऊर्जा देता है। इसके बाद हमारा लैक्टिक सिस्टम चालू हो जाता है जहाँ लैक्टिक बनता रहता है और हम कार्य को करते रहते हैं। लैक्टिक जब बनता है और फिर हमें थकान महसूस होती है, लेकिन अगर हम लंबे समय तक कार्य जारी रखें तो वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे हमारा एरोबिक श्वसन द्वारा पुनः ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड 8 मिनट से ऊपर वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, इवेंट होते हैं, उसमें ये मदद करता है भारतीय। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन को बनाए रखने के लिए जीव के भीतर होती है उसे चयापचय रासायनिक प्रक्रिया है जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। इससे पहले कि हम मेटाबॉलिज्म और आगे पढ़ें, आपको बता देंगे नर्वस टिश्यू हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और सर्वप्रथम सेंसरी, दूसरा होता है मोटर और तीसरा होता है इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी का मुख्य कार्य होता है कि ये सेंसेस को लाता है और ये सेंसेस को अफरेंट नर्व द्वारा इनको कलेक्ट करके ये कहाँ लाता है, ये लाकर हमारे जो है ब्रेन के लिए सिग्नल देता है। ठीक है, और इफरेंट नर्व जो है ब्रेन से ले जाकर स्पाइनल कॉर्ड और कई हमारे जो अंग होते हैं उनसे कार्य, इफरेंट नर्व जो है अंगों से कार्य करवाने के लिए स्टिमुलेंट्स को ब्रेन से लेकर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जो जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीव के भीतर होती है।
चयापचय रासायनिक प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म जो केमिकल प्रोसेस है ये भोजन को ऊर्जा में बदलती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म दोस्तों अणुओं का बनना, ठीक है, जिसके फलस्वरूप शरीर में सामान्य अणुओं से जीव द्रव के अपेक्षाकृत बड़े अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, एनाबॉलिज्म कहलाती है। एनाबॉलिज्म क्या है अगर हम आपको बताएं, हमारा भोजन टूटता है, टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ग्लूकोज के द्वारा कई सारे यानी जब ग्लूकोज मिल कई सारे स्टोर होकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं तो वो एक बड़ा अणु बनता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में, तो इसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। फलस्वरूप अब हम समझते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है, इस क्रिया के फलस्वरूप शरीर में नए पदार्थ संश्लेषण, शारीरिक विकास, वृद्धि, संचरण संभव है, ठीक है, और ये इसी के प्रोसेस के द्वारा शरीर में क्या होता है, हमारे विकास वृद्धि होती है, ठीक है, ठीक है। अब हम समझते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है बड़े बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त हो जाते हैं, यानी ऊर्जा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक कहता है कटना या खत्म होना, ठीक है। अब कैटाबॉलिज्म आपको पता चल गया होगा। कैटाबॉलिज्म जैसे ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में बदल जाए, ठीक है, ऊर्जा के लिए तैयार हो जाए। सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं का समूह जिसमें फलस्वरूप भोज्य पदार्थ बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त होते हैं, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इस प्रकार हमने मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये हमने क्या किया है दोस्तों, डिटेल से समझ लिया है। आगे हम एनर्जी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा मस्कुलर टिश्यू जो है, जो दोस्तों टिश्यू टॉपिक था वो आपको सही से हमने अपने पूरी प्रयास के साथ आपको समझाने में प्रयास किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और इससे आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे साथ रिवीजन के तौर पर, थ्योरी के तौर पर आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।